सभी का स्वागत है। दिशा कम्युनिकेशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान विषय को, और इस विषय में अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारे जो देसी विचारक हैं उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया है। इस श्रृंखला में अगर आज हम बात करते हैं तो हमारे जो विचारक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके विषय में बात करने वाले हैं। चलिए अपनी इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये बताया गया है कि जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर अंबेडकर का है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अगर देखा जाए तो अछूतों के मसीहा भी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला ये प्रश्न बताया गया है कि भारत का लिंकन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं भैया अगला जो प्रश्न बताया गया है जी वो इस प्रकार से है। आपका अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। आपको ये ध्यान रखना है। कुछ बिंदु हम इनके जन्म के विषय में देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर के पास महू छावनी में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। महार जाति के में इनका जन्म हुआ था और महाराष्ट्र में यह जाति अछूत समझी जाती थी। जो भीमराव जी के पिताजी थे रामजी सकपाल वह कबीर के अनुयायी थे और इस कारण इनके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। भीमराव ने हाई स्कूल तक का अध्ययन किया, सतारा में किया और उसके बाद 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। भीमराव अच्छे विद्यार्थी थे। भीमराव की शिक्षा के प्रति उनके पिता पूरी तरह समर्पित थे और ये भी कहा जाता है कि वो बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया और जो बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति से वो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। और इस प्रकार से कह सकते हैं 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिला। वे भारत के पहले अछूत महात थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेल्गमैन अम्बेडकर के अध्यापक हुए और 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ साथ 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी प्राप्त की और 1916 में ये कह सकते हैं कि इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने प्रवेश किया। इस प्रकार से इनका कह सकते हैं जीवन जो था पूर्ण शिक्षित जीवन था और इस प्रकार से आगे चल करके भैया 1956 में इनका देहांत हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि लंदन में आपने किस विषय पर पीएचडी की है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो भैया जो इनका लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इस पर इन्होंने पीएचडी की है। आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ इन्होंने बार एंड लॉ की भी उपाधि प्राप्त की थी और 1921 में इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आपने बम्बई से किस पत्र का प्रकाशन किया। वही ध्यान रखना है कि 1923 के आसपास बहिष्कृत भारत नामक पत्र का इन्होंने बम्बई से प्रकाशन किया था और यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था। इसमें अगर देखा जाए तो दलित वर्गों को संगठित करने की आवश्यकता की बात प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की। तो भैया 1924 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। इस सभा की गतिविधियों को गति देने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा दलित वर्गों में इस संदेश का प्रसार किया कि उनका उत्थान शिक्षा संगठन और स्वयं उनके द्वारा सक्रिय प्रभावी संगठन के माध्यम से ही संभव है। और आगे चलकर क्या होता है कि अप्रैल 1925 में अम्बेडकर जी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की भी अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 1936 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है भैया। अगस्त 1936 में स्थापना हुई थी और इस राजनीतिक संस्थान ने दलित वर्ग, मजदूर और किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर के कह सकते हैं कि आरंभ किया गया था। बम्बई प्रदेश में इस पार्टी ने 1937 का चुनाव लड़ा। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 15 में से 13 स्थान जीते और 2 सामान्य स्थानों पर भी विजय प्राप्त की। बम्बई विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर उनकी इस पार्टी ने किराएदारी कानून, एंटी स्ट्राइक बिल, खोटी बिल आदि की खुलकर आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों को सत्याग्रह का अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा का अवश्य भाग बनेगा। वो इस प्रकार से है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है ये अम्बेडकर जी के द्वारा हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तात्पर्य है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे। इसके साथ साथ इसमें अन्य जो सदस्य थे जैसे एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ए अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह और पी.आर. मित्र। कुछ समय के बाद पी.आर. मित्र के स्थान पर एन माधवराव आ जाते हैं और डी.पी. खेतान इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो टी कृष्णामाचारी को भी प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है और ये समिति अति महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो अगले हमारे शेष प्रश्न है
जी, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो भैया 1932 में हुआ था। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये 1930-31 इस प्रकार से जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो दोनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या हुआ था कि अंबेडकर जो थे वो अपना दलितों का एक प्रभुत्व लेकर के लंदन पहुंचे थे, और जब गांधी जी पहुंचे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो उन्होंने देखा कि भारत से बहुत लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, इस कारण गांधी जी पुनः वापस लौट आए और गांधी और अंबेडकर के मध्य 1932 में पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ये बात प्रस्तुत की गई कि सामान्य रूप से क्या होगा कि जो संविधान सभा होगी, या कह सकते हैं जो भी संसद कार्य करेगी, उसमें दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। और इसी परिपेक्ष में आगे चल करके महात्मा गांधी जी दलितों को हरिजन नाम देते हैं, और जो पर्वत पर निवास करने वाली जनजातियाँ थी उन्हें गिरिजन नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण बताया गया है, वो इस प्रकार से ये बताया गया है कि आप सरकार में कानून मंत्री कब बनते हैं, तो भैया 1949 3 अगस्त 1949 को डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार का कानून मंत्री बना दिया जाता है। कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे प्रमुख कार्य होता है हिंदू कोड बिल। इस कानून का उद्देश्य था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक व्यवस्था और स्त्रियों के लिए समाज में हिस्सा। इस कानून की कुछ प्रमुख बातें थी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कुछ प्रश्नों में मतभेद थे। इस प्रकार से क्या होता है कि 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने अंत में किस धर्म को अपनाया, तो भैया ध्यान रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, परंतु मैं इस जन्म में मरूंगा नहीं, अर्थात ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए इसमें सामान्यतः माना गया है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि अंबेडकर जी का देहांत कब हुआ था, तो भैया ध्यान रखना है इनका जो देहांत हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल बेला में उनका देहांत हो गया था। और इस प्रकार से हमने क्या किया, एक बहुत महान ज्ञानी को खो दिया था। आगे बढ़ते हैं भैया जी। आगे देखना है अगले जो अति महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जी। अगली रचना आ गई है, ये डॉक्टर अंबेडकर की एक महान ग्रंथ है। हु और सूत्रा पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो रचनाएं हैं वो बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हैं, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हो या अन्य अपर हो गया, लोअर हो गया, इनमें भी पूछ ली जाती हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सूत्रा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, थॉट ऑन लिविंगस्टन स्टेट, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, एनिलेशन ऑफ कास्ट, स्पीसीज एंड राइटिंग ऑफ अम्बेडकर, दस स्पोक अम्बेडकर। इस प्रकार से जो महाग्रंथ माने गए हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ही माने जाते हैं, और विभिन्न विषयों में उन्होंने पीएचडी भी प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि अंबेडकर ने दलितों के उद्धार के लिए क्या कार्य किया था, तो भैया इनका जो जीवन था दलितों के उद्धार के लिए ही रहता है। इन्होंने स्वयं कहा था कि वैसे तो इन्होंने भी दलित जीवन में रहकर के बहुत दुख उठाए थे। इन्होंने स्वयं एक बार कह दिया था कि मेरे दुख दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। अर्थात ये स्वयं बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनका जीवन बहुत कष्टमय रहा था। इस कारण इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसमें सबसे पहले जैसे बताया गया जाति प्रथा, हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर इन्होंने कठोर प्रहार भी किया था, और कई स्थानों पर इन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई थी, क्योंकि उसमें दलितों के लिए घोर आलोचना की गई है। आगे अगर देखें तो इसमें यह बताया गया था कि स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि इनका यह मानना था कि अछूत या फिर जो दलित हैं यदि उनका विकास नहीं हो रहा तो इसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी हैं। इसलिए इन्होंने उनमें जागृत फैलाने का कार्य किया। जैसे 20 मार्च 1927 को महद में आई हुई स्त्रियों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ़ सुथरे रहो। जिस तरह के कपड़े स्वर्ण स्त्रियाँ पहनती हैं तुम भी पहनो, यह देखो कि वे साफ़ है। उन्होंने कहा यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो और अपने बच्चों को स्कूल भेजो। इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि महिलाओं व पुरुषों को, जो दलित वर्ग के थे उन्होंने उनको जागृत करने का कार्य किया। आगे अगर देखते हैं तो आगे इसमें यह बताया गया कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाने का प्रयास किया। जैसे पहला सत्याग्रह 1927 में महातालाब सत्याग्रह, उसके बाद में गंगा सागर तालाब सत्याग्रह, इसके साथ साथ 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। 1935 में इनके जो आंदोलन वो चलते रहे। आगे चल करके क्या होता है कि उन्होंने महार वतन कानून का भी विरोध किया, जो महाराष्ट्र के महारों के लिए बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे चल करके समता सैनिक दल की भी स्थापना की। इसके लिए कह सकते हैं आगे अगर बात करते हैं तो दलितों के उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। जैसे अभी आपको बताया गया था कि 1932 में पूना समझौता के कारण क्या होता है कि दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात प्रस्तुत की जाती है। आगे देखते हैं जो अगला बिंदु ये बताया गया है कि दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही प्रस्तुत किए थे। उसके साथ साथ ऐसे कर देखते हैं तो दलित छात्रों के वजीफे की संख्या बढ़ाई जाए, उनके छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, उन्हें कारखानों, रेलों, कार्यशालाओं तथा अन्य ट्रेनिंग के लिए वजीफे दिए जाएं, विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाए। इन सभी कार्यों की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए।
आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न ये बताया गया है जी, वो इस प्रकार से कहा गया है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो भैया ध्यान रखना है, आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु ये बताया गया है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारे अगले शेष प्रश्न बचे हैं उसमें ये बताया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर आपके क्या विचार थे, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत छोड़ो आंदोलन पर क्या विचार था। तो भैया इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। देखिए मुस्लिम लीग हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर हो गया, देसी रियासतें हो गई, इन सभी ने क्या किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आगे हम देखते हैं भैया, अगला जो बताया गया है डॉक्टर अम्बेडकर का वाद। तो ये माना गया है कि आप किस बात से प्रभावित थे। तो भैया डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो उदारवाद से प्रभावित थे। उदारवाद की अगर बात करें तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो उदार व्यक्ति हैं। उनकी आस्था उदारवादी विचारधारा में है। उदारवाद व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। अम्बेडकर भी व्यक्तिगत संपत्ति और संघीय व्यवस्था आदि को व्यक्तित्व निर्माण के लिए अनिवार्य मानते हैं। भारतीय उदारवादियों की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि वे एक और तो फ्रांसीसी राजक्रांति से प्रभावित हैं, जिसमें समता, समानता और भ्रातृत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हिंसक मार्ग अपनाया गया है, और दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति के कट्टर आलोचक वर्ग के विचारों का औचित्य प्रतिपादित करते हैं, जो इस बात पर बल देता है कि सख्त का माध्यम स्थायी नहीं होता है। अम्बेडकर भी इसी श्रेणी में आते हैं और उन पर वर्ग के विचारों का प्रभाव ही अधिक है। भारतीय मध्ययुगीन समाज के प्रतिवाद में अम्बेडकर उदारवादी तर्कों का प्रयोग करते हैं, जो स्पष्ट करता है कि वो उदारवादी हैं। आगे भैया बढ़ते हैं, अगला बिंदु ये बताया गया है कि आप किस धर्म की वकालत करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उनका जो धर्म था वो धर्मनिरपेक्ष था, अर्थात उनका ये मानना था कि समाज में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष एक विशेष भावना वहाँ पर प्रकट होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर एक धार्मिक नेता नहीं थे, वे दलितों के लिए समर्पित थे, सामाजिक राजनीतिक नेता थे जिनका लक्ष्य था दलितोद्धार। लेकिन वे इस बात को जानते थे कि धर्म का जीवन पर और विशेषतः भारतीय व्यक्तियों के जीवन पर भारी प्रभाव है, इसलिए उन्होंने धर्म का दलितोद्धार के साधन के रूप में उपयोग किया। उनका विचार था कि धर्म व्यक्ति के लिए, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है, और जो कोई धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव की स्थिति को अपनाता है, अपने ही अनुयायियों के एक वर्ग के दूसरे वर्ग के अधीन रहने के लिए प्रेरित की बात करता है, वह धर्म नहीं वरन मानवता का अपमान है। उन्होंने समझा कि हिंदू समाज हिंदू समाज के ही दूसरे वर्ग के प्रति किस प्रकार अन्याय की भावना अपना रहा है, उसमें हिंदू धर्म की भी भूमिका है, और इस बात ने उनके मन मस्तिष्क में हिंदू धर्म के प्रति तीखी विरोध की भावना को जन्म दिया। उनका ये मानना था कि अछूत हिंदुओं के साथ बने रहेंगे, उनमें उत्तम जीवन के लिए आशा, प्रेरणा और उत्साह नहीं हो सकता है। वे मानव मात्र के प्रति समानता के संदेश वाहक धर्म की खोज में थे। आगे बढ़ते हैं जी, अगला प्रश्न ये बताया गया है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, वो इस प्रकार से बताया गया है, अंतरजातीय विवाह न कि सहबूझ खून का मिलना ही अपने भन की भावना ला सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है, इसमें कह सकते हैं कि जातवाद को एक तीखा प्रहार करने का उस पर प्रयास किया गया है। एक और भैया बिंदु आ जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर और कार्ल मार्क्स पर कुछ बिंदु पूछ लिए जाते हैं जी, डॉक्टर अम्बेडकर और कार्ल मार्क्स पर। तो वैसे तो डॉक्टर अम्बेडकर का लक्ष्य भारत के दलित वर्गों के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था, और राजनीतिक चिंतन तथा व्यवहार में विश्व स्तर पर समानता की लड़ाई के सबसे प्रमुख योद्धा कार्ल मार्क्स और उनका मार्क्सवादी चिंतन है। अम्बेडकर ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया था, वे उससे प्रभावित भी हुए थे, लेकिन अम्बेडकर का मार्ग कार्ल मार्क्स की विचारधारा से भिन्न है, या कह सकते हैं अलग है। उन्होंने विभिन्न बातें बताई हैं जिनसे कह सकते हैं कि उनमें भिन्नता आ जाती है। जैसे मार्क्स का ये विचार था कि शोषित वर्ग की स्थिति में सुधार और व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हिंसा तथा बल प्रयोग के आधार पर ही लाया जा सकता है, लेकिन अम्बेडकर बल प्रयोग की पद्धति को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि शक्ति के माध्यम से किया गया कोई भी कार्य स्थायी नहीं होता है। अम्बेडकर कानूनी और सामाजिक उपायों से व्यवस्था में परिवर्तन लाने के पक्षधर हैं। वे राजशक्ति के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि हिंसा और वर्ग संघर्ष से जन्मी व्यवस्था अधिनायकवाद को जन्म देगी, न कि राजविहीन समतामूलक चौक को। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो अम्बेडकर का जो जीवन था वो संघर्षमय जीवन था, और ये कह सकते हैं कि इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए, जिसके लिए संपूर्ण समाज या कह सकते हैं कि संपूर्ण समुदाय इनका ऋणी रहेगा। और इस प्रकार से इनकी व्याख्या आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अन्य जो बिंदु जैसे बताया गया है भैया डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में ये कहा जाता है कि अम्बेडकर पर 3 महान विचारकों का प्रभाव पड़ा था। इसमें गौतम बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए। कबीर का प्रभाव था कि वे धार्मिक स्वभाव के थे तथा निष्पक्ष और निर्भीक थे। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुए। उनके प्रभाव के कारण उन्होंने अछूतों को संगठित होने, शिक्षित होने तथा अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष करने की शिक्षा दी थी। गौतम बुद्ध से इन्होंने आध्यात्मिकता तथा अछूत विरोध की शिक्षा प्राप्त की। इसी शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तथा अपने अनुयायियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि इन महापुरुषों के अतिरिक्त अमेरिकी अध्यापक जॉन डिबे से भी प्रभावित थे। बुकर टी वाशिंगटन के जीवन से भी अत्यधिक प्रभावित थे, जिसने निग्रो लोगों को शिक्षा दी थी कि उनके लिए समानता के अधिकार की बात पर जोर दिया गया था। तो भैया आज हम लोगों ने देखा UPTGT जिसकी डेट आ चुकी है 7 अगस्त को, 8 अगस्त को पेपर होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को हम लोगों ने देखा। मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक हो, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएँ और उन्हें आप सही कर सकें। भैया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य भेजें। धन्यवाद।